हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आज हम लोग क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहले जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग समराइज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आपको बोर्ड सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम में पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करेंगे। यानी आज कंप्लीट वन शॉट रिवीजन आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का मिलने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन से लेते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। यानी पहला जो टॉपिक है वो केमिकल चेंज और दूसरा बेसिकली हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपको क्लियर करना होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कहते किसको है। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे और यहां से आपका फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन शुरू होता हुआ दिखाई देगा। पहला है केमिकल चेंज और दूसरा है फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में जो पहला पॉइंट आता है वो क्या होता है कि इन ए केमिकल चेंज। अब सब में एक एक चीज लिख सकते हो, इन ए केमिकल चेंज, इन ए फिजिकल चेंज। ठीक है ना। तो केमिकल चेंज में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज। यानी केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, जबकि फिजिकल चेंज का जब स्टडी करेंगे तो फिजिकल चेंज में क्या चेंज करता है, तो फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज। ठीक है ना। यानी पहला इंपॉर्टेंट दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट किए कि जब हम लोग केमिकल चेंज पढ़ेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा, फिजिकल चेंज पढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा। पहला बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि केमिकल चेंज it form chemical reaction। यानी कहने का मतलब कि अगर केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन फिजिकल चेंज के थ्रू कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म केमिकल रिएक्शन, इट डज नॉट फॉर्म केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें केमिकल रिएक्शन जो है कभी भी नहीं होता है। दो पॉइंट ये क्लियर हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर केमिकल चेंज होता है तो ये बेसिकली इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ये मात्र एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इस रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करेंगे, जबकि फिजिकल चेंज जो होता है वो आपका रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। यानी इसमें कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि लगातार जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इसमें केमिकल चेंज में रिएक्शन कंप्लीट होता है, क्योंकि एक लगातार टूटता है तो एक लगातार बनता है। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि इसमें टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है, इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो बेसिकली केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है, जबकि फिजिकल चेंज जो है वो क्या है? रिवर्सिबल होता है। ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बेसिकली डिफरेंशिएट। तो केमिकल चेंज अगर हम लोग देखते हैं तो केमिकल चेंज में एक खास बात होता है कि न्यू सबस्टांस का फॉर्म होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सबस्टांस फॉर्म। केमिकल चेंज में न्यू सबस्टांस फॉर्म करता है, जबकि फिजिकल चेंज में न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। यानी केमिकल चेंज में नया सबस्टांस लगातार बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी आपका नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल और केमिकल चेंज का, वो क्या है कि अगर केमिकल चेंज करते हैं तो जो नया सबस्टांस बनेगा वो अपने पुराने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता है। यानी न्यू सबस्टांस
आर नॉट कम इन देयर ओरिजिनल स्टेट। यानी मान लो कि अगर कोई भी कागज है, कागज के टुकड़े को अगर हम लोग जला रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो जो राख बन गया, अब राख के पास वो क्षमता नहीं है कि कागज का टुकड़ा बन जाएगा। तो जो भी इसमें नया सबस्टांस बनता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता है। जबकि इसमें जो भी सबस्टांस चेंज हुआ है, इसमें जो भी आपका सबस्टांस चेंज हुआ है, वो सबस्टांस जो चेंज हुआ है, इट कैन कम देयर ओरिजिनल स्टेट। इट कैन कम देयर ओरिजिनल स्टेट। ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। यहां तक क्लियर है। अब बेसिकली हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। अब हम लोग बेसिकली इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल। तो अगर हमारा केमिकल चेंज है तो ये रिएक्शन को फॉलो करता है। जैसे C+O2, C का मतलब कार्बन, यानी कार्बन का कोई भी फॉर्म ले लो, या तो ये कोयला वेला कुछ भी, चारकोल कुछ भी। अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो C+O क्या मिल जाएगा, CO2। ठीक है ना। अगर यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Na2O। सिंपली क्या किए हैं, N और O। जैसे Na और O है तो इसका वैलेंस 1, इसका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na2O कंपाउंड हमारा बन जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए, जब हम लोग इसके बाद अगला बात करते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आपको हम क्या बताएं, इसमें कोई भी नया सबस्टेंस का फॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक चीज देख रहे हैं, वो क्या है कि जैसे H2 है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आइस, तो आइस से क्या बन गया, वाटर। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस, यानी बस ये स्टेट को चेंज कर रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है, कोई भी नया सबस्टेंस का फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं फिजिकल चेंज, यानी बेस्ट एग्जांपल इसका हम लोग क्या दे सकते हैं, वाटर। तो अभी हम लोग बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बात किए। ठीक है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। देखिए, कहीं कहीं इसका 2-3 नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज भी सही है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन भी सही है। तो जो हम लोग का अगला टॉपिक है, उस अगले टॉपिक की ओर हम लोग ध्यान देंगे, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। इसको सभी लोग अच्छे से एक ही बार लास्ट टाइम इसको देख ले और याद कर ले। तो टोटल केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्या क्या होता है, तो पहला जो सबसे फेमस है वो हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन। क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी आप देखते हो कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज करोगे तो रिएक्शन से गैस निकल सकता है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ठीक है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये आपका दूसरा है। तीसरा आपका क्या है, चेंज इन कलर। तीसरा क्या है, चेंज इन कलर है। और चौथा क्या है आपका, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। ड्यू टू चेंज इन एनर्जी होता है। ठीक है, टेम्परेचर। और इसी में हम लोग बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग खत्म करेंगे। कौन कौन, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब निकलना, थर्मिक का मतलब हीट। जिस रिएक्शन से हीट निकले एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन को करने में हीट देना पड़ता है उसको कहते हैं इंडोथर्मिक। ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इंडो का मतलब एब्जॉर्ब, थर्मिक का मतलब हीट। तो बेसिकली आपको माइंडसेट क्या करना होगा कि किसी भी केमिकल चेंज या कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं तो 5 प्रकार का प्रॉपर्टी, यानी 5 तरीका से पता चलता है। या तो रिएक्शन में स्टेट में चेंजिंग आएगा, कुछ बच जाएगा, या तो कलर में चेंजिंग आएगा, या तो गैस निकलेगा, या तो हीट का कुछ कहानी होगा। ठीक है ना। तो यही 5 तरीका का लक्षण जो है वो आपको दिखाई देगा किसमें, केमिकल चेंज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है ना। तो आइए हम आपको ट्रेंड से याद करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस चीज। ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब गैस का निकलना। तो कौन कौन सा गैस है भाई, तो बेसिकली आप देखते हो H2 गैस,
बेसिकली देखते हो O2 गैस, ठीक है ना, H2 गैस, O2 गैस, CO2, SO2, यही तो सारा गैस निकलता है। तो इस सब को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सा रिएक्शन करेंगे कि जिससे गैस निकले। तो देखिए सभी लोग अब तरीका सीखिए सभी लोग। तो अगर हमको H2 गैस को निकलवाना होगा, उड़ जाना का मतलब निकलना, और नीचे एरो आता तो प्रिसिपिटेट याद रखना। H2 गैस को निकालना है तो ट्रेंड, हमारा एक ट्रेंड याद रखो। क्या याद रखो? ट्रेंड नंबर 1। ट्रेंड नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर किसी भी मेटल का रिएक्शन करेंगे हम लोग एसिड के साथ, एम का मतलब मेटल, एम का मतलब क्या बता है? मेटल। तो किसी भी मेटल का रिएक्शन हम लोग करेंगे एसिड के साथ, और एसिड का भी कौन सा फॉर्म? डाइल्यूट का मतलब पतला। तो ये क्या बनेगा? मेटल का साल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो खास बात है वो आपको समझना है कि एसिड में HCl लेंगे, H2SO4, HNO3, H3PO4, लेकिन हम लोग यहाँ पे HNO3 नहीं लेंगे। कोई पूछेगा क्यों? ये भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि HNO3 जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग बताओगे HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेशन कर देता है, किसको? वाटर बना देता है। तो हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी एसिड लो, लेकिन HNO3 क्या है? मना ही रहता है। क्लियर है? तो अब कोई भी एक देख लो। तो जैसे हम देख लेंगे मेटल में सोडियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ। मेटल में हम लोग ले लेंगे कोई भी, क्या? मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा? यहाँ पे Na ये प्लस और यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, तो NaCl के साथ करेगा तो बन जाएगा NaCl, और H जो है बाहर निकलता है तो क्या निकलता है? H2 गैस बाहर निकल गया, उड़ गया, तो इवोल्यूशन का साइन ऊपर होता है। Mg रिएक्ट करेगा SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा? MgSO4 और प्लस Mg प्लस ये माइनस, तो MgSO4 के साथ Mg का भी 2 कट गया, MgSO4 प्लस बाहर क्या निकल गया? H2 गैस। यानी आपको एक ट्रेंड समझ में आ गया कि कोई भी अगर मेटल रिएक्ट करता है एसिड के डाइल्यूट फॉर्म के साथ तो मेटल का साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसी के साथ कर लो, या तो तुम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, या तो सल्फ्यूरिक लो, या तो कार्बोनिक लो, या तो फास्फोरिक लो। आप लोग इस पर ट्राई करना क्वेश्चन बहुत सारा। सेकंड, अगर हमको O2 गैस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? O2 गैस निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसका भी ट्रेंड याद करो, ठीक है। O2 गैस के लिए हमारे पास एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है कि आप मेटालिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कर दो, डिकम्पोज्ड कर दो। मेटालिक ऑक्साइड का क्या कर दो? डिकम्पोज्ड, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे Na2O है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, जब हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? Na और प्लस क्या मिल जाएगा? O2। क्या मिल जाएगा? Na और प्लस क्या मिल जाएगा? O2। तो कहीं ना कहीं इससे ऑक्सीजन गैस निकल गया ना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी दो टाइप का रिएक्शन देखे जिससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकला, ठीक है। अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके लिए भी ट्रेंड है। उसके लिए ट्रेंड हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए ट्रेंड 3, उसके लिए ट्रेंड 3 क्या करेंगे हम लोग? किसी भी मेटल का कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे? मेटल का कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनेट। अगर हम लोग यहाँ पे मेटल कार्बोनेट लिए और रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, एसिड के डाइल्यूट फॉर्म के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेटल का साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेटल का साल्ट प्लस H2O और प्लस जो गैस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? CO2, ठीक है। जैसे देखो मेटल का कार्बोनेट, बहुत से सारे लोगों को तो मेटल का कार्बोनेट बनाने नहीं आता है। तरीका क्या होता है? मेटल का मतलब ले लिए Mg, कार्बोनेट का मतलब CO3, इसका वैलेंसी 2, इसका भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 कट गया, क्या बन गया? MgCO3 वैलेंसी, आपको याद होना। तो इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ। तो एसिड में HNO3 का बात नहीं करेंगे। तो हम लोग बात किए, मान लो क्या? HCl या H2SO4 बात कर लो, क्या दिक्कत है? कर लो, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लस क्या है? इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस और माइनस।
तो Mg रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, तो दोनों का वैलेंसी 2-2 होता है, तो MgSO4। यहाँ पे बच गया H और CO3, तो H और CO3 जब बचा तो इसका वैलेंसी 1, इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे H2CO3, तो H2CO3 को हम लोग H2O और प्लस क्या लिख सकते हैं, CO2, तो यहाँ से CO2 गैस मिल गया, यहां से आपको CO2 गैस मिल गया। तो इस रिएक्शन से यानी मेटल का कार्बोनेट लोगे तो CO2 गैस मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिए कि अगर मेटल का सल्फेट लोगे तो कौन सा गैस निकलेगा, SO2। कार्बोनेट के साथ जब CO2 निकल रहा था तो सल्फेट रहेगा, तो SO2 गैस आपका निकल सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका ट्रेंड 1 था, ये आपका क्या था, ट्रेंड 1 था, जिससे अलग अलग गैस निकला। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अगला, चेंज इन कलर। अगला जो बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में आप कौन कौन सा रिएक्शन याद रखोगे, तो चेंज इन कलर का 2-3 रिएक्शन है जो आपको रटना होगा, समझना होगा। चेंज इन कलर में लीड ऑक्साइड, ठीक है, यानी Pb3O4, इसको हम लोग बोलते हैं रेड लीड ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड लीड ऑक्साइड। रेड लीड ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा PbO प्लस O2। क्या बन जाएगा, PbO प्लस O2। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड। और ये जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीड ऑक्साइड या फिर लीड मोनोऑक्साइड। इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, येलो। तो ये चेंज इन कलर का रिएक्शन है। ये किसका है, चेंज इन कलर का। तो चेंज इन कलर का भी बहुत सारा रिएक्शन होता है, लेकिन आप यही 1-2 जो फेमस है उसको आप याद रखो, ठीक है। अगर हम लोग अगला बात करते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट, इसका बात करते हैं हम लोग चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, चेंज इन फिजिकल स्टेट का। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट में आप वाटर ले लो और वाटर का डिकम्पोजिशन करो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दो, तो ये क्या हो जाएगा, H2 और प्लस O2 के रूप में टूट जाएगा। अभी ये वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड, लेकिन अब जब बनेगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन किसके फॉर्म में आ जाएगा, गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला आपको एक ट्रेंड दिए थे टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर का अगर हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे हम लोग, चेंज इन टेम्परेचर का। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का बात करेंगे तो इसमें 2 रिएक्शन आता है। एक को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का खास बात क्या होगा कि एक्सोथर्मिक में हीट निकलेगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन को करने के लिए हीट हम लोग देंगे। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बच गया था वो आपका क्या था, तो वो था आपका फॉर्मेशन ऑफ, वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट इसको हम लोग अक्षेपण बोलते हैं, ठीक है ना। यानी प्रिसिपिटेट का साइन जो होता है वो इस प्रकार से होता है। नीचे का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि नीचे कुछ रह गया, ऊपर का मतलब उड़ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में आप लोग को याद रखना होगा इसमें क्या होगा। तो इसमें जो सबसे फेमस है हम लोग लेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन, प्लस लेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन। देखो बाबू, जब आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करना होगा तो सबसे खास बात, जो ये सॉल्यूशन लेंगे वो एक्वास के फॉर्म में, ये भी जो सॉल्यूशन लेंगे वो एक्वास के फॉर्म में। और जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो Ag भागेगा Cl के साथ, तो ये बन जाएगा AgCl। ये प्रिसिपिटेट व्हाइट कलर का बन जाता है, ठीक है। और प्लस NaNO3 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ये जो प्रिसिपिटेट बना वो किस कलर का बना, तो ये प्रिसिपिटेट जो बेसिकली बना वो व्हाइट कलर का बना, ठीक है ना। अब उसके बाद भी 2-3 रिएक्शन आप कह सकते हो, जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग एक और रिएक्शन लेते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो कौन सा है, तो टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ, अगला हम लोग का कौन सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसको हम लोग चीट कोड से याद करेंगे कि कैसे हम लोग का ये चीटिंग कोड होता है कि किसी भी रिएक्शन को याद करने का। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दूसरा रिएक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 पार्ट होता है, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, एक को हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, और एक को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, 3 होता है, थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रोलाइटिक। तीसरा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कोई ना कुछ डिस्प्लेस करेगा। चौथा जो आता है उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, ये 4 हुआ। पांचवा हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन। पांचवा में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। छठा का जो बात करेंगे रिडक्शन, ठीक है। सातवां जो होगा, इनमें रेड और इसमें ऑक्स यानी लाल बैल, यानी क्या बन जाएगा, रेड ऑक्स रिएक्शन। क्या बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। 9 का हम लोग बात करेंगे प्रिसिपिटेशन। इसमें हम लोग इसको डिटेल से देख लेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 9 ये हो गया। अगर हम लोग 10वां रिएक्शन का बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के बाद 2 आएगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो 11 हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, और 12 हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंडोथर्मिक। यानी टोटल आपका यही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो कैसे माइंड सेट करोगे कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाइड करना होगा, तो कैसे करोगे, तो कॉम्बिनेशन, नाम ही से स्पष्ट है ये कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन का चीट कोड क्या होता है, कॉम्बिनेशन का चीट कोड होता है A+B♯C। मतलब किसी भी चीज को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, किसी भी चीज को क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे। जैसे चाय अगर आपको बनाना है तो चाय के लिए क्या, दूध, ठीक है, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज को हम लोग कंबाइन करते हैं तो लास्ट में हमको चाय मिलता है। तो कहने का मतलब कि जब बहुत सारी चीज को कंबाइन करेंगे तो जब एक सिंगल या फिर सिंपलर प्रोडक्ट जब मिलता है तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारी चीज को मिला रहे तो एक जो प्रोडक्ट मिल रहा है डेट मीन्स कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन इसका जस्ट उल्टा, यानी एक सबस्टांस होगा और ये सबस्टांस काफी कॉम्प्लेक्स होगा, इसको तोड़ के बहुत सारा सिंपलर प्रोडक्ट को निकालेंगे, जैसे A+B और भी कुछ, तो इसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, अगर हम लोग किसका बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का, बस चीट कोड बता रहे, एक एक करके हम लोग इसका टाइप देखेंगे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं तो A और +BC, कहने का मतलब कि ये है मोर रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव जो है, देखना कभी भी जो बेस्ट बच्चा है वो अकेले रहेगा, जो कम जानता है वो किसी के साथ चिपका होता है, ठीक है। तो ये हो गया मोर रिएक्टिव, और ये लेस रिएक्टिव किसके साथ है, साल्ट के सॉल्यूशन के साथ है। तो जब रिएक्शन होगा, जब रिजल्ट आएगा तो ये मोर भाग जाएगा, इसके साथ ही बेचारा वही निकल जाएगा, तो हो जाएगा AC और प्लस क्या हो जाएगा, B, ठीक है ना। ये लेस रिएक्टिव जो साल्ट के साथ चिपका था वो साल्ट से हो जाएगा बाहर, A चिपक जाएगा C के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये भी साल्ट के साथ होगा, ये भी साल्ट के साथ, तो AB और +CD। तो जब रिएक्शन होगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो A भागेगा D के साथ और C भागेगा B के साथ, ठीक है ना। यानी ये भी साल्ट सॉल्यूशन है, ये भी साल्ट सॉल्यूशन, बस दोनों का आयन क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन का बहुत सारा तरीका होता है। ऑक्सीडेशन में देखो आपको हम कितना तरीका सिखा रहे हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है, या उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। यानी 4 डिफिनेशन, सब पे हम लोग एग्जांपल लेंगे, बस अभी तरीका समझ के माइंड को वहां तक पहुंचाओ। रिडक्शन है इसका उल्टा, हाइड्रोजन घट रहा है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तब रिडक्शन, ऑक्सीजन घटता है तब रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तब भी रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तब क्या होगा? रिडक्शन। अगला है रिडॉक्स। रिडॉक्स उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ई और ई दोनों बतिया साथे हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स। प्रिसिपिटेशन, तो मान लो एगो सॉल्यूशन इसका एकवश लेंगे, बी सॉल्यूशन इसका भी एकवश लेंगे, और जब रिएक्शन होगा तो एगो जो बचेगा वो भी एकवश बचेगा, लेकिन एगो के नीचे जमीन पे तल पे कुछ बच जाएगा, उसी को कहेंगे हम लोग प्रिसिपिटेट और क्षेपण। ठीक है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन का शर्त है कि एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, ठीक है, अम्ल रिएक्ट करता है किसके साथ? भस्म के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है? लवण यानी साल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इक्सो का मतलब जिससे हीट निकल जाए, इंडो का मतलब जिसमें हीट रह जाए। तो कंप्लीट हो गया हमारा क्या? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इसको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहला जो है वो पहला क्या है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस सिंपली है, अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया गया है उसमें से जोड़ के एगो नया चीज बनाया जा रहा है तो उसको कॉम्बिनेशन बोल दो। यानी सिंपली इसको याद करो सभी लोग, व्हेन टू और मोर देन, व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस, when two or more than two substance combine to each other, combine to each other to form a new substance, to form a new substance is called combination reaction। और इसका चीट कोड क्या बताया आपको? A plus B एरो C। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछेगा तो सिंपली बोल देना कि कोई भी चीज कंबाइन करेगा तो Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा? MgO, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग कुछ भी लेंगे जैसे Na प्लस Cl2 तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। बस सिंपली कोई भी चीज को कंबाइन करेंगे एक प्रोडक्ट मिलता है, डेट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई भी चीज अगर कंबाइन होके बन रहा है तो कॉम्बिनेशन होगा। तो जितना भी रिएक्शन अगर होता है दो मिलने से एक बने या एक से ज्यादा भी बने तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिंपली यही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कोई ज्यादा माथापेची नहीं करना है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हम लोग का, वो हम लोग का क्या है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड क्या हम लोग का आता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए कैसे हम लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन? यानी डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ देना होगा। चाहे आप हीट को दो या फिर सनलाइट को डालो या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क को डालो, यानी कहीं ना कहीं जो कंपाउंड होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, तभी उसको तोड़ने के लिए इतना चीज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप सिंपली बोल देना कि व्हेन ए कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस is decomposed to form two or more than two simpler product, is called decomposition। यानी कहने का मतलब कि जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसका चीट कोड क्या है कि अगर सी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, तो ये एक दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब सबसे खास बात कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक नहीं होता है, ये तीन तीन टाइप में होता है। पहला को बोलते हैं थर्मल, ठीक है, दूसरा को बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन और तीसरा को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आप लोग कैसे याद रखोगे? उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे जो किसके कारण हो? हीट के कारण।
उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, जो किसके कारण हो, सनलाइट के कारण। और उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, जो किसके कारण हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर काउज्ड बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर काउज्ड बाय सनलाइट इज कॉल्ड photo decomposition. The decomposition reaction which are caused by electric spark at room temperature is called electrolytic. तो थर्मल डिकम्पोजिशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे पहला CaCO3, इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग लाइमस्टोन, इसी को हम लोग मार्बल के नाम से जानते हैं। तो जब चूना पत्थर को हम लोग हीट करेंगे तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो जहाँ पे CO3 रहता है वहां पे CO2 बोल दो, एक O और C मिला के कंपाउंड बनेगा CaO। दूसरा इसका CuCO3, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, इसको जब तोड़ेंगे तो CeO प्लस CO2 बनेगा। और भी इसका रिएक्शन है FeSO4, तो इसका बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। और भी इसका रिएक्शन है, हम लोग कह सकते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर ये टूटेगा तो PbO प्लस NO2 और प्लस O2। ये बहुत फेमस रिएक्शन को ही हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। ये दो रिएक्शन तो रट जाएगी, कहीं ना कहीं 10th में बहुत ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूट रहा है हीट के प्रेजेंस में, चारों रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में ही हो रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको याद करो आप लोग। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट तो Ca प्लस CO2, कॉपर कार्बोनेट CO प्लस CO2, फेरस सल्फेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, क्योंकि SO4 टूटता है तो SO2 प्लस SO3 में लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक नहीं चार एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखे हैं। ठीक है। अब देखिए फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कहने का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस से बात कर रहा है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। तो यहाँ पे दो आता है AgCl2 और AgBr2। ठीक है। तो ये टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में, और ये टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस Br2 में। और यही आपका रिएक्शन यूज होता है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसको याद रखना होगा। ठीक है ना। तो किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछेगा तो AgCl2 और AgBr2। इलेक्ट्रोलाइटिक का सबसे फेमस है वाटर H2O, इसको हम लोग जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे तोड़ेंगे तो H2 प्लस O2, इसको करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क देना होगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगला हम लोग बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आता है, विस्थापन वाला। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको पहला समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। पहले क्या आपको समझना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। हालांकि ये टॉपिक जो है आपके एक अगले चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में आने वाला है। ठीक है। तो वहां पे के बजाय यहीं पर भी इसको अच्छे से समझ लो। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम लोग किसी भी मेटल को अरेंज करेंगे उसके रिएक्टिविटी के आधार पे टॉप टू बॉटम, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो बहुत लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्यों होता है, हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं। तो हाइड्रोजन मेटल नहीं, ये बात आपका 100% सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन को हम लोग कंपैरिजन के कैटेगरी में रखते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर मोर रिएक्टिव, उसके नीचे लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज होता है क्या, तो इसका ट्रिक देख लो आप लोग। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है के बाद हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका, यहां तक आप लोग को क्लियर है। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक लगाना, यहां से घुघुट, GGUT, घूंघट से घुघुट याद रखना। ठीक है, बस बाकी आपका तरीका जो है पूरा देख लो। के का मतलब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन के नीचे लेस रिएक्टिव, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको डायरेक्ट दोनों हम याद करवा रहे हैं, कौन कौन, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट।
देखिए, तो सबसे पहले अगर हमको बात करना होगा किस रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और दूसरा हमको बात करना होगा किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो बाबू दो तीन चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया, ए और प्लस बी सी, चीट कोड तो आपको याद है, ये प्लस ये माइनस, तो ए सी और प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या बताया, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा ए डी और प्लस सी बी। अब हमारा एक तरीका सीखो, डिस्प्लेसमेंट में ये जो ए होगा वो होगा मोर रिएक्टिव, और ये जो बीसी होगा वो होगा लेस रिएक्टिव। तो बताइए कि अगर हम लोग मोर रिएक्टिव सोडियम को मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सोडियम लेंगे, बस एक क्वेश्चन अच्छे से सीखिए आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद जो लेंगे वो लेस रिएक्टिव लेंगे, तो इसके बाद हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो कि हम अल्युमिनियम लेंगे, तो यहाँ पे जो भी अल्युमिनियम लेंगे वो साल्ट के साथ लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसके साथ लेंगे, साल्ट के साथ। साल्ट आपका ClBrI या फिर SO4PO4CO3, इसमें से कुछ भी लो। अगर आपको साल्ट बनाना है तो माइनस वाला में आप Cl को लो, Br को लो, I को लो, CO3 को लो, PO4 को लो, SO4 को लो, ठीक है। -2 -3 -2 -1 -1 -1, इसका बैलेंस ही होता है। तो अल्युमिनियम को जब हम लोग सल्फेट के साथ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोगों को तो चेक करने आता है, चेक कर लो। अल्युमिनियम का सल्फेट के साथ, तो इसका होता है 3, इसका 2, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को आप लोग समझिए सभी लोग। तो आपको हम बताया है कि ये मोर रिएक्टिव है, तो रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, तो NaSO4 के साथ। तो जब NaSO4 के साथ होगा तो इसका बैलेंस C1, इसका 2, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, और प्लस जो लेस रिएक्टिव साल्ट के साथ है ये बाहर निकल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा Al। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तरीका यही है, मोर रिएक्टिव अकेले होगा, लेस रिएक्टिव साल्ट के साथ होगा। जब रिएक्शन होगा तो मोर रिएक्टिव साल्ट के साथ आ जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव साल्ट के साथ था वो साल्ट से बाहर निकल जाएगा। तो ये तरीका आपको याद रखना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। बहुत सारा रिएक्शन इस पे आप कर सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मेंटेन करना है तो मोर रिएक्टिव साल्ट के साथ, तो मोर रिएक्टिव क्या है कि यानी कुछ भी लो, अगर ये मोर ले रहे हो तो इसके नीचे फिर लेस लोगे, ये मोर लोगे तो इसके नीचे फिर लेस लोगे, ठीक है ना। तो मोर कैल्शियम को मान रहे हैं, तो कैल्शियम का साल्ट हम लोग CaSO4 ले रहे हैं, इसका भी 2, इसका भी 2। अब लेस लेंगे तो कैल्शियम से नीचे क्या ले लेंगे, जिंक। तो जिंक का हम सेल के साथ कर रहे हैं, तो ZnCl2, क्योंकि जिंक का वैलेंसी इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, तो जिंक का 2, Cl का 1। तो जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो C रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो ये बन जाएगा CaCl2, और ZnSO4 के साथ तो बन जाएगा ZnSO4। तरीका यही है, ठीक है। अब इसमें एक रिएक्शन हम बता रहे हैं, आप लोग इसको करके बताओ क्या होगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि CaCl2 और प्लस Na2SO4, तो क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पहले ये जो था Ca यहाँ पे हम लोग लिए थे, और फिर Na हो गया ऊपर, यानी लेस रिएक्टिव मोर, यानी पतला आदमी मोटा आदमी को नहीं ढकेल सकता है। कंडीशन, लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तरीका क्लियर हुआ। तो अभी आपको सिंपली बताया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहेंगे, तो सिंपली है ये कि जब हम लोग एसिड का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, बेस के साथ, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप बहुत लोग को तो एसिड और बेस में डिफरेंशिएट पता नहीं चलता है। एसिड का तो 5 है ही, आप उसको याद कर लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक है। और बेस पहचानने का तरीका है लास्ट में OH, कोई भी एक मेटल लो लास्ट में OH, मेटल के रूप में हम Na लिए OH, इसका 1 बन गया NaOH, एक बेस। AlOH, इसका वैलेंसी 3, इसका 1 बन गया AlOH का होल थ्राइस, ये बन गया बेस,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि बेस पहचानने का तरीका है शुरू में मेटल लास्ट में OH, तो बन जाएगा NaOH, ये एक बेस है, KOH बेस है, CaOH का होल ट्वाइस बेस है, MgOH का होल ट्वाइस बेस है, AlOH का होल थ्राइस बेस है, PbOH का होल ट्वाइस, ये सारा क्या है, बेस है। तो अब तो कोई दिक्कत रहा ही नहीं ना। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग एसिड का रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। तो इसमें से कोई भी एक एसिड उठा तो हमने उठा लिया HCl, इसमें से कोई भी बेस उठा तो हमने उठा लिया PbOH का होल ट्वाइस। तो देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो पहला वाला प्लस और इसका वाला माइनस, यहाँ पे कुछ भी रहे 2 3 बस OH और H के चलते यहाँ पे लास्ट में पानी बाहर फेंक देना। अब क्या बच गया, Pb और Cl, तो चेक कर लो ना, Pb और Cl, इसका वैलेंस C2, इसका वन तो बन गया PbCl2, तो बन गया यहाँ पे PbCl2, ये साल्ट है। और एक खास बात, ठीक है, कुछ काम की बातें हम लोग कर लेते हैं कि साल्ट पहचानने का तरीका है लास्ट में आइड या लास्ट में 8, लेकिन शुरू में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसे अगर हम बोल दें HCl तो लास्ट में तो आइड है क्लोराइड, लेकिन शुरू में हाइड्रोजन आ गया तो ये साल्ट नहीं, ये एसिड हो जाएगा, यानी टेस्ट के चक्कर में चल जाएगा ऊपर फिर, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि माइंड सेट ये करना है कि साल्ट तो सही है कि लास्ट में आइड या लास्ट में 8 होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरू में यहाँ पे मेटल रहेगा तब साल्ट, और H रहेगा तो वो सीधे एसिड हो जाता है, इसको याद रखना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग को क्लियर हो गया। इसमें से कोई भी एक एसिड, आप लोग फेमस सोडियम क्लोराइड वाला देखते हो रिएक्शन, उसको भी देख लो, HCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वाला हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, HCl का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये क्या बनेगा, Na और यहाँ पे Cl, तो बन गया यहाँ पे NaCl और प्लस बाहर क्या निकल गया, H2O, ठीक है ना। तो Na और Cl, NaCl और HOH के चलते क्या बन गया, H2O बन गया। यहाँ पे सबको क्लियर, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली सीखे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला हम लोग इसी में बात करेंगे, 3 टॉपिक को एक ही साथ लेंगे, ठीक है ना। पहले बात करते हैं रिडक्शन, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसी में हम लोग ऑक्सीडेशन, और फिर बात करते हैं हम लोग रिडॉक्स, और ये खत्म करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में सबको आता है, क्वेश्चन में सब लोग फंसते हैं, तो आज हम लोग उस चीज को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो रेड को हम लोग रेड से ही करें, ठीक है, रेड और ऑक्स मिला के क्या बनता है, रिडॉक्स। यानी इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हम दोनों के कंबाइन से मिलके हुए हैं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन जब साथ साथ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और अभी हम पीछे वाले लेक्चर में, मतलब इसी में पीछे आप जाओगे तो उसमें देखोगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बहुत सारा मैंने डिफिनेशन आपको दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझिए रिडक्शन पहचानने का तरीका। तो पहला रिडक्शन पहचानने का तरीका है कि किसी भी सबस्टांस में या तो हाइड्रोजन का जुड़ जाना, या तो ऑक्सीजन का निकल जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर घट जाना। ये सारा आपका रिडक्शन का तरीका है। तो सिंपली अगर हम लोग बात कर रहे हैं N2 और प्लस H2, तो N2 प्लस H2 क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है, और अमोनिया जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलता है हैबर प्रोसेस। तो बताओ पहले N2 था और ये हो गया NH3, यानी यहाँ पे क्या चीज का एडिशन हो गया, तो यानी यहाँ पे एडिशन हो गया किसका, हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे, ठीक है ना, सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर और भी हम लोग कोई बात करते हैं तो सिंपली देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडक्शन बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे Cl2 है, ठीक है, और Cl2 से क्या हो गया, Cl माइनस, तो कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो ये हो गया 0। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज, जैसे Cl2 Br2 I2 ये सब फ्री स्टेट में होता है तो 0, और ये आयन है तो जितना इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया -1। तो 0 से -1 घट गया, तो 0 से -1 घट गया, डेट मीन्स इस कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडक्शन।
तो रिडक्शन का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना, ये सबको क्लियर है। या तो हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का घट जाना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, ये सारा रिडक्शन के बारे में बताता है आपको। अगला हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम लोग एडिंग ऑफ ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो कोई भी एक मेटल लो ना, जैसे हम लोग बात किए Mg, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो ये क्या बन जाएगा, MgO। देख लो Mg था और क्या हो गया, MgO हो गया। तो जब Mg था MgO हो गया तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर कुछ लोग रिडक्शन पूछेगा तो ध्यान दो, यहाँ पे उसको बता सकते कि देखो O2 है हो गया खाली O, तो ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन घट गया, दैट मीन्स रिडक्शन। यानी इस कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी सिंपली ऑक्सीडेशन का एगो ट्रेंड बहुत सिंपल है कि किसी भी मेटल का रिएक्शन करो ऑक्सीजन के साथ, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर इसमें हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, अब सारा इसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन का केस देखोगे तो यहाँ पे बोल देना कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का घटना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ये सारा आपको बताएगा किसके बारे में, ये सारा बताएगा ऑक्सीडेशन। अब जैसे आप अगर एलिमेंट में देखे हो तो सोडियम एक मेटल है, जितना भी मेटल होता है वो ऑक्सीडेशन का रिजल्ट होता है, जितना भी नॉन मेटल होता है वो रिडक्शन का रिजल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 1, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी स्टेबल होगा, तभी नोबल गैस के पास जाएगा ना। तो ये हो गया Na+, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, लॉस किया, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर यही मेटल है तभी ऑक्सीडेशन है, नॉन मेटल रहता तो क्या बन जाता, रिडक्शन। ये तरीका को समझना होगा। चलिए अब इसी में एक जो सबसे फेमस है रिडॉक्स, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो किसके लिए है, तो वो टॉपिक है हम लोग का रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं, इसको समझिए। तो बताया है द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों हो, क्या क्या, ऑक्सीडेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग दिक्कत मानता है, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो उसके साथ साथ क्या हो, रिडक्शन हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप एक माइंड सेट करना कि अगर आपसे कोई रिडॉक्स पूछ देगा ना, तो आप एक काम करना, डबल डिस्प्लेसमेंट को उठा लेना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे उठाएं Na2CO3 प्लस MgSO4, तो जब हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे तो Na रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। और MgCO3 के साथ करेगा तो क्या बन जाएगा, MgCO3। अब सेम का सेम में चेक करो, Na का Na में चेक करो, तो इसमें ऑक्सीजन 3 गो है, इसमें ऑक्सीजन 4 गो हो गया, तो 3 से 4 बड़ा होता है, तो यानी यहाँ पे हो सकता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और जहां पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, अब Mg का Mg में चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है, यहाँ पे 3 गो, घट गया ना, तो यानी यहाँ पे हम लोग कहेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन। और ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिल रहा है, दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें दोनों मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि एमिन प्लस प्लस से हो गया एमिन सिर्फ,
तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? तो कोई भी सिंपली एलिमेंटल स्टेट में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज 0, और ये +2, तो यही पर लक्षण दिखा दिया +2, तो +2 से 0 बढ़ गया कि घट गया? घट गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। तो ऐसा भी आपको तरीका पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू बढ़ गया, ऑक्सीडेशन घट गया, रिडक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स सीखे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो आता है वो क्या आता है, उसको आप लोग को समझना होगा। देखिए, जो भी टर्म ऑक्सीडेशन करता है तो उस ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड। और जो भी ऑक्सीडाइज करता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी टर्म यहाँ पे हमारा रिडक्शन करता है, इस पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अभी पूरा समराइज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। जो भी रिडक्शन करता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां पे ये दोनों कॉम्बाइनिंग सेट में मिलता है, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो बस आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पहचानना है, आपको बस ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब निकलना, इंडो का मतलब रह जाना, थर्मिक का मतलब हीट। हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी यानी हीट निकल जाए उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें हीट चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन in which heat is released in our atmosphere is called exothermic. The chemical reaction in which heat is absorbed to form a product is called endothermic chemical reaction, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इसमें हल्का फुल्का हीट देंगे ताकि रिएक्शन हो और प्रोडक्ट में हीट ज्यादा निकलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं C+O2, कार्बन, कोयला या चारकोल किसी के फॉर्म में हल्का सा हीट दो तो CO2 और प्लस यहाँ पे क्या निकल गया? हीट निकल गया, ठीक है। Mg और प्लस O2 हल्का सा हीट दो तो ये क्या बन जाएगा? MgO और प्लस ज्यादा हीट निकलेगा, और इसी में डार्जिलिंग लाइट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक प्रोसेस आता है बाबू, जिस प्रोसेस का नाम है क्या? रिस्पाइरेशन। तो रिस्पाइरेशन में क्या होता है? बेसिकली रिस्पाइरेशन जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कोई भी फूड यानी ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6 अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी फूड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो जहां पे CHO वाला रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में CO2 मिलता है, प्लस क्या मिलता है? H2O, और प्लस एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी रिलीज हुआ ना, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक, ठीक है, हीट के फॉर्म में भी कह सकते हो। अब अगला बात करेंगे जब हम लोग इंडोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक में क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना रिस्पाइरेशन, और इसमें आपका होगा फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। बस ये दोनों उल्टा, ये हो जाएगा एक्सो और ये हो जाएगा इंडो, और इसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? CO2 और प्लस H2O। आप प्लस इस रिएक्शन को करने के लिए क्या दे रहे हो? एनर्जी दे रहे हो, तब जाके फूड बन रहा है C6H12O6। और प्लस फोटोसिंथेसिस से हम लोग प्लांट में क्यों करते थे? ताकि ऑक्सीजन निकले, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इंडो, और ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगला हम लोग का जो लास्ट है वो क्या है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में खास बात क्या था? यहाँ पे इस चीज को समझिए कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन था वो एक्वास के फॉर्म में था, जो दूसरा सॉल्यूशन था वो भी एक्वास के फॉर्म में था। जब ये रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जो
सॉल्यूशन कंपाउंड मिल रहा था वो आपको प्रिसिपिटेट पीपीटी के फॉर्म में मिल रहा था, और यहाँ पे जो चौथा प्रोडक्ट मिल रहा था वो डी, वो किसके फॉर्म में था, एक्वास के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें 3 एक्वास था और एक आपका बच रहा था, डेट मीन्स प्रिसिपिटेट। अब इसका हम लोग फेमस 4 एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला आपका है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, रिएक्शन करेंगे CaCl2 के साथ। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे CaCO3, ठीक है, CaCO3 ये क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट, और प्लस क्या बच गया, Na और Cl, यानी Na वाला जो प्रोडक्ट होगा ना वो आपका एक्वास के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये जो पहले आएगा, खास करके प्रिसिपिटेट जो होता है वो पहले लिखाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये आपका प्रिसिपिटेट हो गया। दूसरा एक रिएक्शन और याद कर लो, यहाँ पे Na2SO4, इसका भी एक्वास लो और इसका रिएक्शन करो किसके साथ, BaCl2 के साथ। तो इसमें भी Na वाला देख लो, Na और Cl, तो यहाँ पे इसको तुम बाहर निकाल दो एक्वास के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या बच गया, B और SO4 बच गया, तो ये BaSO4 जो है वो आपका प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा इसमें एक और रिएक्शन है, वो क्या है, तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना, AgNO3 और प्लस इसको नमक से करा दो, यानी NaCl के साथ, तो ये भी एक्वास हो गया, ये सारा एक्वास है। ठीक है ना, तो इसका जब एक्वास हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaNO3 बाहर निकाल दो। ठीक है, एक्वास के फॉर्म में NaNO3 ये एक्वास के फॉर्म में आ जाएगा। प्रिसिपिटेट क्या बनेगा, Ag और Cl, तो ये बन गया आपका Ag और Cl प्रिसिपिटेट के रूप में बच जाएगा। यानी ये खत्म हुआ आपका कौन सा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये एक छोटा टॉपिक था जो छूट गया था, तो केमिकल इक्वेशन बात करेंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हम लोग के सामने है, एक का नाम है कोरोजन और एक का नाम है रेंसिडिटी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन, क्या बात कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन सबसे पहला बात कि केमिकल इक्वेशन कहते किसको है, यानी जब हम लोग कोई भी केमिकल चेंज करते हैं, यानी केमिकल चेंज का मतलब बेसिकली होता है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना, नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होना, ये केमिकल चेंज है। ठीक है ना, तो जैसे एक हम कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं, तो जैसे H2 + O2 ये बन गया आपका H2O। ठीक है, ये क्या आपका बन गया, H2O। तो बेसिकली आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, जबकि ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन को मेंटेन करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट। तो जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट हो, वो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होगा और नया सबस्टेंस का फॉर्म हो, क्योंकि H2 है बन गया H2O, O2 है बन गया H2O, यानी कहने का मतलब कि जो नया सबस्टेंस आया उसका प्रॉपर्टीज भी नया होगा, डेट मीन्स केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को कब हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, तो केमिकल रिएक्शन को उस समय हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और उसके स्टेट के साथ लिखते हैं, डेट मीन्स केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन का भी 2 फॉर्म होता है, एक लैंग्वेज बेस्ड और एक उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो स्केलेटल बेस्ड होता है। तो H2 बेसिकली आपको गैस है, O2 आपका क्या है, गैस, और ये H2 जो बन गया ये क्या है आपका लिक्विड। तो ये आपका है केमिकल इक्वेशन। और जब हम लोग केमिकल इक्वेशन का स्टडी करेंगे तो केमिकल इक्वेशन का 2 फॉर्म होता है, एक को कहते हैं बैलेंस्ड और एक को कहते हैं अनबैलेंस्ड। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लो, एक को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे H2 + Cl2 ये हो गया HCl, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम ले रहे हैं H2 + Cl2 ये क्या हो गया HCl। तो जब रिएक्टेंट का एटम और प्रोडक्ट का एटम दोनों साइड का नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल हो तो बैलेंस, और दोनों साइड का नंबर ऑफ एटम अगर अनइक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड। जैसे इधर हम लोग H देख रहे हैं तो ये 2 है, Cl देख रहे हैं तो 2 है, प्रोडक्ट में देख रहे हैं H तो 1 और Cl देख रहे हैं तो 1, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड। क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड। यहाँ पे भी देख लें H कितना है 2, Cl कितना है 2, H कितना है 1, Cl कितना है 1। तो जब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का साइड
एटम का संख्या अगर इक्वल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड। और जब हम लोग को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो दोनों तरफ एटम को हम लोग इक्वल करते हैं, उसके लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, मतलब आगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा अनबैलेंस्ड है, तो इस अनबैलेंस से हमको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो जब अनबैलेंस से हमको यहाँ पे बैलेंस करना है तो हम लोग सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे होता है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। रिलेशन एक होता है 30-32, जहाँ पे 2 है 3 है वहां पे 2 लगाओ, 2 है वहां पे 3 लगाओ, अगर 3 वाला केस दिया होगा तब। तो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो H2Cl2, यहाँ पे भी H अब कितना हो गया 2 और Cl कितना हो गया 2। तो अब ये केमिकल इक्वेशन जो था वो अनबैलेंस से क्या हो गया, बैलेंस। यानी कहने का मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एटम का जो संख्या था वो कितना हो गया, इक्वल हो गया। दैट मीन्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन पूछता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करता है, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन follow the law of conservation of mass, law of conservation of mass। ठीक है, यानी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो ये क्लियर हो गया। बैलेंस का मतलब दोनों साइड का एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड, और अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए सुटेबल नंबर से हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे जो है मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है इस चैप्टर में, कोरोजन और रेंसिडिटी। अब इसमें बहुत सारा टर्म आपको समझना होगा, तो आई होप आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है, कोरोजन। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोरोजन और रस्टिंग में अंतर क्या होता है। तो कोरोजन किसी भी मेटल के लिए आता है, जबकि रस्टिंग जो है वो स्पेशल आयरन के लिए आता है। पहला आप कॉमन डिफरेंसेस याद करो। कोरोजन जो है वो किसी भी मेटल के लिए आता है, जबकि रस्टिंग जो है वो आता है तो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए। इसीलिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला एक कॉमन डिफरेंस पता चला। समझो कि यहाँ पे मेटल भी नहीं बच रहा है, कि अगर मेटल है यानी लोहा भी है तो धीरे धीरे वो सड़ जा रहा है, खराब होने लग रहा है। इसी को तो हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो जब कोई भी मेटल धीरे धीरे वो बर्बाद होगा, जब कोई भी मेटल, सब तो धीरे धीरे बर्बाद होता है, ठीक है, जब कोई भी मेटल धीरे धीरे बर्बाद होगा, कब, जब वो मिलेगा किससे, ऑक्सीजन से। जब वो मिलेगा किससे, वाटर से। जब वो मिलेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड वाला बस एक यही के साथ है, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन और वाटर से। तो कोई भी मेटल अगर धीरे धीरे ऑक्सीजन वाटर से मिलके बर्बाद होने लगता है, उसके ऊपर एक लेयर आने लगता है, ब्राउन रेड कलर का लेयर जमना शुरू होता है, पपड़ी जैसा एक लेयर आने लगता है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और खास करके मेटल में अगर आयरन का बात करेंगे दैट मींस रस्टिंग। तो द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन और वाटर को मॉइस्ट एयर के भी नाम से जानते हैं। तो कोई भी मेटल धीरे धीरे ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से उसके ऊपर लेयर आने लगता है, खराब होने लगता है, तो इसको कहते हैं कोरोजन। और मेटल में आयरन का बात होता है तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। समझो कि मेटल तक नहीं बच पाता है धरती पे, वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो इंसान का तो बात ही अलग है। तो कहने का मतलब ये आपका टर्म था कोरोजन। अब कोरोजन सबको क्लियर हो गया, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन में एग्जांपल कह सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। ठीक है, यानी कॉपर के ऊपर जो है वो ग्रीन कोटिंग जमने लगता है। जैसे आप स्टैचू देखोगे तो वो ब्राउन कलर का होता है, सिल्वर पेंटिंग होता है, यानी सिल्वर कलर का भी फॉर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अगर मिलता है तो उसका लेयर चेंज होने लगता है और वो किस कलर का बन जाता है, ग्रीन कोटिंग होने लगता है। ठीक है, तो ये सब से बचाने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रिवेंशन क्या तरीका है कि जिसके चलते कोरोजन को बचाया जा सके। अब कोरोजन कब एक्सेलरेट करेगा, अगर आप किसी बाइक से चल रहे हो और आपको अपने बाइक का स्पीड बढ़ाना है तो आप एक्सीलेट उसको करते हो, गियर चेंज करते हो तो स्पीड आप बढ़ जाता है।
तो सेम कहानी है कि अगर कोरोजन को एक्सेलरेट करना होगा तो कोरोजन को बढ़ाने के लिए दो ही काम करता है, पहला एयर और दूसरा वाटर मिला के मॉइस्चर या मॉइस्चर कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोरोजन अगर आयरन के लिए वैलिड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या कि आयरन का मतलब Fe यानी लोहा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसमें हल्का फुल्का यहाँ पे क्या है H2O यानी वाटर, तो ऑक्सीजन और वाटर मिलता तो क्या होता है मॉइस्चर। तो ये सारा जब कंबाइन करेगा तो बन जाएगा Fe2O3.X H2O फेरिक ऑक्साइड, और वाटर का मॉलिक्यूल ऐड है तो नाम हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली टर्निशिंग ऑफ कॉपर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कॉपर का स्टैचू है, ठीक है, और उसमें लगातार ऑक्सीजन, लगातार वाटर, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ अगर मिक्स कर रहा है तो उसका लेयर जो है वो ग्रीन कोटेड होने लगता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। तो वो COH का वोल्टेज प्लस CuCO3 का लेयर जमने उसके ऊपर लगता है। अब हम लोग बात करेंगे कोरोजन से बचने का तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाय अप्लाइंग पेंट या ग्रीस, ठीक है। पेंट या ग्रीस लगातार अप्लाई करना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि आप किसी पार्क में गए और खूब मजे से झूला झूल रहे हो, आयरन का वो झूला होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो लगातार उस पर ग्रीस नहीं है, पेंट नहीं है, तो पता चलेगा कि झूल रहे हो, ले कहाँ गिर जाओगे नीचे। तो कंडीशन क्या होता है कि वहां पे आप देखना, पार्क में जाओगे तो जितना भी आयरन का मटेरियल होगा उस पे पेंट या ग्रीस किया जाता है कि ताकि वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और वो टूटने और खराब होने से बच जाए। इसीलिए हम लोग जितना भी कोरोजन और रस्टिंग वाला चीज होता है उस पे क्या अप्लाई करते हैं, पेंट या ग्रीस। सेकंड बात करते हैं, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय गल्वनाइजेशन। गल्वनाइजेशन क्या होता है? तो हम लोग का एक टॉपिक था इसमें गल्वनाइजेशन। गल्वनाइजेशन क्या होता है? यानी जब आयरन पे जिंक का लेयर आ जाता है, इसी को बोलते हैं गल्वनाइजेशन। यानी आयरन को कौन बचा लेता है? जिंक। यानी जिंक क्या करता है कि हम अपना ये जान को निछावर कर देता है, किसको? आयरन को बचाने के लिए। तो मान लो कि आयरन है, अगर यहाँ पे जिंक नहीं रहता तो होता क्या? जिंक अगर नहीं रहता तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे बर्बाद हो जाता, लेकिन इससे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। जिंक का लेयर जब इसके ऊपर चढ़ गया तो जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन इससे ना लड़ाई करेगा, इसको ना लेके धीरे धीरे बर्बाद करेगा, आयरन तो बच गया। तो जब आयरन पे जिंक का लेयर लगता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गल्वनाइजेशन। ठीक है। अगला है कि कोई भी अगर आयरन का मटेरियल है या कोई भी अगर मेटल का सरफेस है, उस पे हम लोग क्रोमियम का, उस पे हम लोग टीन का, उस पे हम लोग निकेल का, उस पे हम लोग अल्मुनियम का, आयरन पे अगर हम लोग क्रोमियम का, टीन का, निकेल का या अल्मुनियम का लेयर चढ़ाते हैं, यानी जब हम लोग एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये सारा कहानी इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गल्वनाइजेशन दोनों में बहुत अंतर है। आयरन पे कॉपर का लेयर गल्वनाइजेशन, और आयरन पे किसी दूसरे मेटल का लेयर, जैसे कह सकते हैं हम लोग क्रोमियम का, टीन का, निकेल का और अल्मुनियम का, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकिन शर्त है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ठीक है। अगला है बाई एलवाई। जैसे आप लोग देखे होंगे स्टेनलेस स्टील, तो स्टील जो है वो एलवाय है, ठीक है ना। तो एलोइंग अगर हम लोग करेंगे तो इससे भी हम लोग इसको बचा सकते हैं। यानी अभी हम लोग का एक टॉपिक खत्म हुआ जिसका क्या नाम था? कोरोजन। अगला रेंसिडिटी। अरे भाई, जब अभी हम लोग देखें कि मेटल और आयरन तक नहीं रह सकता, उन लोग बर्बाद हो सकता है, तो ये फूड मटेरियल क्या चीज है? तो फूड मटेरियल भी आपका खराब होने लगता है। यानी जितना भी आपका फूड मटेरियल होता है, जब आप उसको लंबे समय तक रखोगे, ठीक है, और खास करके फूड ज्यादा ऑयली है और ज्यादा उसमें फैटी एसिड है, ज्यादा फैट है, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो जब आप ऑयल और फूड वाले मटेरियल को लंबे समय तक रखोगे, ऑक्सीडाइज अगर हो जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मिलने से ये सारा, तो धीरे धीरे उसका टेस्ट और धीरे धीरे उसका स्मेल जो है वो खराब होने लगता है। जैसे शादी ब्याह में अगर जाते हो तो जो खाना आप लोग रात में खाते हो उसको 4-5 दिन बाद खा के देखना, ठीक है, यानी वो उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा वाहियात होता है, मतलब खराब हो जाता है। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या? कि एक प्रकार का प्रोसेस है जहां पे धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होने लगता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑयल और फैट का, जो फूड मटेरियल में प्रेजेंट होता है, और ये धीरे धीरे इसका स्मेल और टेस्ट को चेंज करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी।
तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या काम करेंगे? पहला, कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हम लोग फूड को अगर रखेंगे तो वो एयर से दूर रहेगा और एयर ज्यादा रिएक्ट करता है, इसीलिए एयर से दूर रखेंगे तो अंदर जो है वो एयर से बचा हुआ है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहेगा। दूसरा, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अगर फूड को रखे हो ना, तो फूड को अगर रखे हो तो 1 दिन 2 दिन, जैसे आप चपाती को ले लो, रोटी को, ठीक है, आप 1-2 दिन उसको रख दो, धीरे धीरे उस पर फफूंदा यानी फंगस लगना जम जाता है, यानी फंगस उस पर ज्यादा से ज्यादा जमने लगता है, जिसके चलते वो खराब होने लगता है। तो हमको खास करके पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है, तो हम लोग इसलिए रेफ्रिजरेटर में डालते हैं ना, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंगस होता है वो लो टेम्परेचर पे नहीं आता है, वो एबनॉर्मल या नॉर्मल या फिर हाई टेम्परेचर पे फंगस डेवलप होता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर हम लोग रखेंगे तो फंगस से बचेंगे, ठीक है, और लो टेम्परेचर में ऑक्सीजन इसको ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो फूड हमारा प्रोटेक्ट रहेगा। तीसरा, पैकिंग ऑफ फूड आइटम लाइक पोटैटो वेफर्स। इसका मतलब क्या होता है? आप चिप्स वगैरह चीज को खाते हो तो देखते हो, पहले चीज एक समझो कि जो चिप्स आप लोग खाते हो, जैसे 10 रुपया या 20 रुपया का मिलता है जो चिप्स, तो चिप्स जो खाते हो उसमें चिप्स बहुत कम रहता है और हवा ज्यादा रहता है। हालांकि उसमें जो हवा होता है ना वो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। अगर आप 20 रुपए का चिप्स खरीदे हो और उसमें आप देखोगे ना कि 70% नाइट्रोजन होगा और 30% ही चिप्स होता है, या 25% या 20% कह सकते हो। कंडीशन क्या होता है कि ये जो 70% नाइट्रोजन गैस है, वो नाइट्रोजन गैस जो होता है इसके अंदर वाले एटमॉस्फेयर को मेंटेन करता है और ये ऑक्सीजन से काफी दूर। अगर ऑक्सीजन रहता तो ये रिएक्ट करके चिप्स खराब हो सकता था, जबकि अगर ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिंग गैस होता है। और नोबल गैस के बाद यही एक ऐसा गैस है कि जो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है और इसको हम लोग इनर्ट के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर हम लोग डालते हैं कि ताकि वो इससे रिएक्ट नहीं करे और लंबे समय तक रहे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीना तो फूड मटेरियल रह सकता है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं अवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड फूड मटेरियल इन ए डायरेक्ट सनलाइट। देखते हैं, अगर अभी आपको पता है कि अगर किसी शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो जो भी फूड रहता है वो डायरेक्ट हैलोजन के सामने ही बनता है, तो धीरे धीरे वो खराब होने लगता है क्योंकि सनलाइट से उसको डायरेक्ट रिएक्शन मिल जाता है और रिएक्शन के बाद वो स्पॉइलिंग कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ावा दे देता है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब इसको डर ऑक्सीजन से है, तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि ऑक्सीजन के विरोध वाला काम। तो जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं फूड जो है लंबे समय तक रहेगा, यानी उसमें 2 एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक BHA एक BHT। BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये दोनों ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो फूड मटेरियल को मिलाते हैं तो ऑक्सीजन से दूर यानी फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और हमारा फूड जो है प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के बारे में हम लोग बात किए थे। अब हम लोग कंप्लीट इसका क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।